हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एडुकेशन। हम लोग स्टार्ट किए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्स क्या होता है हम लोग देखेंगे उस पॉइंट को, लेकिन आप अगर समझें इस स्ट्रेस को रियल लाइफ से रिलेट करें तो बिल्कुल सेम ही है। आपको सेम हूबहू देखने को मिलेगा। जनरली मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर बहुत सारे लोड्स हैं। हो सकता है जैसे आप खुद टेंशन में रहते हैं करियर से रिलेटेड, या हो सकता है कि जेई कैसे निकलेगा, या हो सकता है कि नीट कैसे निकले जिसके कारण एग्ज़ाम है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं उनके लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक्सटर्नल लोड कहीं ना कहीं आप इन सबको मिला दें तो मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी पे जो बहुत सारा स्ट्रेस को झेल रहा है, टेंशन को झेल रहा है, यानी लोड, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पढ़े लिखे, करियर है, हेल्थ है, बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स देखने को आपको मिलेगा। डेफिनेटली स्ट्रेस अगर आपको मिल रहा है, लोड अगर मिल रहा है, टेंशन अगर है, तो उस लोड के कारण आपको इस बॉडी में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हाई शुगर, बीपी, मोटापा, बहुत सारे कुछ देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स दो टाइप के हैं। एक रिस्पॉन्स जिसको देखा नहीं जा सकता है, जैसे यानी लोड के कारण आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो गया, ये रिस्पॉन्स आप देख नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल है। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? बहुत सारी बीमारियों का घर हो गया, घर ये बॉडी, तो उसमें हाई बीपी, शुगर, ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यानी एक रिस्पॉन्स जो देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ इस लोड के कारण। तो सेम सिचुएशन मटेरियल के साथ भी है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी मटेरियल कंसीडर करते हैं और उस पे लोड अप्लाई करते हैं तो इस मटेरियल में भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब ये रिस्पॉन्स दो तरीके का हो सकता है। एक जो इनविजुअल है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, और उसी को बोलते हैं आप स्ट्रेस। एंड दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो, यानी उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उसको आप लोग बोलते हैं स्ट्रेन। तो आई होप कि यहाँ पे स्ट्रेस का जनरल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आप जब भी किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो उस मटेरियल में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और दो तरीके के रिस्पॉन्स है, ये ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जाम का लोड है तो जिसके कारण आपका अंदर बॉडी जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ गया, आपके शरीर के अंदर का स्ट्रेस, तनाव सा फील होने लगा। क्यों? बाहर का एक्सटर्नल लोड, एग्जाम आपको फील करा रहा है, और उसका इफेक्ट भी बॉडी पे देखने को मिल सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर आप हैं तो हो सकता है तबीयत आपका बिगड़ गई। तो एक विजुअल देखने को मिल रहा है, डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको आप लोग टेक्निकली बोलते हैं स्ट्रेन। तो आप बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स, क्योंकि हम लोग जब स्ट्रेस वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरनल फोर्स पे बात कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल तो आप समझ रहे हैं कि बाहर का लोड लगा, इंटरनल फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक्ट करता है
और वो उस बॉडी के अंदर एक्ट करेगा, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर कोई फोर्स एक्ट करता है, दैट विल बी इंटरनल फोर्स। और अब इसमें कुछ टर्म को भी आप समझिए कि स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द बॉडी इज मेड। यानी आप एग्जाम के लोड को बियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो स्ट्रेंथ आपका बॉडी जिससे बना हुआ है, सेम मटेरियल में भी वैसा देखने को मिल रहा है कि आप उसको बियर कर पा रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्रॉम व्हिच बॉडी इज मेड। लेकिन स्ट्रेन जो है ये मेजर करता है डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी को। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी समझना जरूरी है। जैसे इक्विलिब्रियम क्या है, हम लोग इसको काइनेमेटिक्स में भी देखते हैं, वहाँ पे भी, और मतलब जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है वहाँ पे ब्रॉडली यूज होता है। तो जैसे कहता है बैलेंस ऑफ फोर्सेस, तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस में क्या कहता है कि टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम ट्रांसलेटिंग और हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। यानी ये कहना चाहता है कि बैलेंस ऑफ फोर्स क्या है कि जैसे कोई बॉडी पे ऐसा फोर्स, आप नेट फोर्स जो लगा रहे हैं वो जीरो हो जाए, तभी तो जाके वो रोक पाएगा उसको मोशन से, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। ट्रांसलेशन मतलब, कहने का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करना, वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर फोर्स ही नेट फोर्स आप बता रहे हैं कि जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आप जीरो मान के चल रहे हैं। So to prevent the body from translating or having accelerated motion along a straight or curve path, आप उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ फोर्सेस। यानी बैलेंस ऑफ फोर्सेस में सिग्मा एफ जो है वो जीरो मान के चलते हैं, सिग्मा फोर्स। यानी सिग्मा का मतलब होता है, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है नेट। यानी अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, तो F4, तो सिग्मा F जो है वो जीरो अगर है तो इसका मतलब है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी इसको बैलेंस कर रहा है फोर्स, ताकि ये अगर कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो एक तरफ का कम होगा, तो उसमें मोशन आ जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस हो, दोनों बराबर की तरफ से लगे, तो आप बोल सकते हैं कि वो बैलेंस कर रहा है फोर्स का, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, एक्सेलरेट होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम ट्रांसलेटिंग और हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। कर्व पाथ का मतलब, स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम ये आपका सीधा लाइन, और ये आपका कर्व पाथ हो गया। डिटेल में हम लोग काइनेमैटिक्स में बात करेंगे, लेकिन मीनिंग को समझ रहे हैं। और बैलेंस ऑफ मोमेंट्स ये क्या करता है कि बॉडी को रोटेट होने से रोकता है। एक तो है कि आपको अनबैलेंस फोर्स नहीं होने दे रहा है, बैलेंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि वो ट्रांसलेट ना हो सके, एक्सेलरेट ना हो सके, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व पाथ हो। और बैलेंस ऑफ मोमेंट का मतलब हो गया कि वो रोटेट, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, पेन है, और यहाँ पे हम इसको पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें रोटेशन आ जाएगा। तो अब सिंपल मीनिंग में आप हम लोग न स्केलर वर्ड यूज कर रहे हैं ना वेक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बोल रहे हैं कि मोमेंट यहाँ पे सिग्मा एम जो है वो जीरो हो जाता है। और मोमेंट का मतलब है, सिंपल मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल मतलब, ये कोई क्रॉस वेक्टर हम यहाँ पे क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखे, हम सिंपल मतलब लिखे हैं कि फोर्स और परपेंडिकुलर। यानी अगर किसी, जैसे आप दरवाजा को ही आप अपना खोलते हैं, तो अगर आप गौर किए होंगे कि अगर जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा तो फोर्स ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी उसको रोटेट कराने में ज़्यादा आपको फोर्स लग जाएगा क्योंकि आर कम हो गया। लेकिन वही अगर ज़्यादा, अगर जहाँ पे दरवाजा का मतलब यहाँ पे हिंज है और आप इस कॉर्नर पे पकड़ के इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको कम फोर्स में, इसलिए कभी भी पत्थर उत्तर को उठाना होता है तो लोग रॉड यूज करता है, बड़ा सा रॉड, ताकि एक एंड से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ताकि उसमें रोटेशन आ सके। तो ये इक्वेशन ऑफ बॉडी भी आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई भी इक्विलिब्रियम बॉडी को क्या रिक्वायर होगा, तो एक बैलेंस ऑफ फोर्सेस होगा और दूसरा बैलेंस ऑफ मोमेंट्स होगा, जिसको टॉर्क भी आप लोग बोलते हैं।
अब यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग क्यों देख रहे थे, तो थोड़ा सा हम आपको गाइड कर दें कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा कोई बॉडी है, ये हमारा कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पे थोड़ा इसको पहले कॉपी भी कर ले। मान लीजिए बहुत सारा फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। ये 3 डायमेंशनल बॉडी, मतलब कोई शेप रखा हुआ है, जैसे जस्ट लाइक ये डब्बा टाइप बॉडी है। हो सकता है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे फोर्स है, सरफेस पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है। ये दीज ऑल आर एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब हम चारों तरफ से उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं। अब यहां पे हो सकता है मान लीजिए हम इस बॉडी का इंटरनल एनालिसिस अगर हम करें, इंटरनल एनालिसिस मान लीजिए यहां पे इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब आप यहां पे आप एक सेगमेंट बना दिए कि सर ये हमारा दो सेगमेंट में बांट दिए। तो अंदर में भी क्या हो रहा होगा कि इस बॉडी के अंदर में अब हाफ पार्ट को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए एक पार्ट को मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये ड्यू टू एक्सटर्नल रोल मटेरियल कुछ रिस्पॉन्स करने वाला है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर में क्या होगा कि बहुत सारे पार्टिकल से बने हैं। तो इस ये पार्टिकल जो है ये एक्सटर्नल फोर्स को जो है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स करने का मतलब है कि जो इसको डिफॉर्म कर रहा है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे फोर्स होंगे, मान लीजिए बहुत सारा फोर्स है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉडी का ये इंटरनल फोर्स है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं इंटरनल फोर्स, यानी किसी क्रॉस सेक्शन में बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी हम लोग बोले कि इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बॉडी को उसके शेप में, ओरिजिनल शेप में लाने का कोशिश करता है। हम लोग स्प्रिंग बॉल एग्जाम्पल देखें प्रीवियस वीडियोज लेक्चर में, तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्स हैं। अब इसमें हम लोग मान के चलते कि एक रिजल्टेंट फोर्स बना लेते हैं कि अब इस रिजल्टेंट फोर्स को यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम कि ये हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। अब इस रिजल्टेंट फोर्स का दो कंपोनेंट हो सकता था, दो कंपोनेंट हो सकता था। एक कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल होता और दूसरा कंपोनेंट जो होता वो टेंजेंशियल हो जाता। टेंजेंशियल मान लीजिए ये एक नॉर्मल फोर्स है और एक टेंजेंशियल फोर्स है, यानी एक प्लेन के अलोंग लगता, क्योंकि बहुत सारे फोर्स पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, सभी का फोर्स होता, तो उसका एक आप रिजल्टेंट फोर्स निकालते। अब वो रिजल्टेंट फोर्स का दो कंपोनेंट हो सकता था, एक
अलोंग द प्लेन हो सकता था। अलोंग द प्लेन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये कट सेक्शन है, तो इस कट सेक्शन पे ये बहुत सारा पार्टिकल्स जो है यहाँ पे बाहर में जो फोर्स लग रहा था दोनों सेगमेंट के मिला के, मतलब आपको बाहर में दोनों सेगमेंट पे फोर्स है, तो ये एक सेगमेंट को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, एक पार्ट को इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि जो बाहर में जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है मॉलिक्यूल्स, तब उन सब पार्टिकल का एक रिजल्टेंट फोर्स हम कंसीडर कर लिए कि ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब इस रिजल्टेंट फोर्स का दो कंपोनेंट हो सकता था, एक नॉर्मल टू द प्लेन और एक होता टेंजेंशियल टू, मतलब इस प्लेन के अलोंग हो जाता। तो अब यहां पे आपको दो फोर्स देखने को मिल रहा है। तो ये यहां पे एक नॉर्मल है और एक टेंजेंशियल है। अब यहां पे नॉर्मल फोर्स यानी इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया और इट इज डेवलप्ड व्हेन द एक्सटर्नल लोड्स टेंड टू पुश और पुल द टू सेगमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब मान लीजिए कि अगर हम सिंपल स्केच से समझे, ये हमारा कोई बॉडी है और इसमें पुश और पुल का मतलब होता है, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। मान लीजिए कि हम पुल करते हैं, ये इसका एक दो सेगमेंट है, मान लीजिए कि कहीं पे हम सेगमेंट ले रहे हैं और अब यहां पे आप बोल सकते थे कि सर मान लीजिए हम इसको पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इस बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी जो है ये डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है। तो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और इसको आप रेजिस्टिंग फोर्स भी बोल सकते थे। इस पुल या पुश के अगेंस्ट में उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगना, यानी जैसे मान लीजिए कि आप अगर इस बॉडी को पुल कर रहे हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन में अंदर में भी नॉर्मल फोर्स लगेगा ताकि उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप अगर गेम खेलते हैं खींचने का, दो हाथ है और आप अगर दोनों तरफ से कोई कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आप स्ट्रेस फील नहीं कर रहे हैं, कोई आप में डिफॉर्मेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है, आप रेजिस्ट अंदर से नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई खींचेगा तो आप रोकने की कोशिश करें, मतलब अंदर में रेजिस्ट हो रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट, यानी जो बाहर खींचा जा रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी जो है वो डिफॉर्मिंग को रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स उसको बोलते हैं। यानी आप स्ट्रेस भी जो है, बाहर का लोड है, एग्जाम का लोड, एक बॉडी एक लिमिट तक आप उस स्ट्रेस को बियर करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ दिखता है आपका मटेरियल का। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। और ये तब डेवलप होता है जब एक्सटर्नल लोड टेंड टू पुश या पुल, पुश या पुल हो दो सेगमेंट के बॉडी, तो टू सेगमेंट ऑफ द बॉडी, यानी दो सेगमेंट है, सेगमेंट वन और ये अपना सेगमेंट टू। तो दो सेगमेंट है, एक ही बॉडी का दो सेगमेंट है, आप इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो यहां पे अब आपको देखने को मिला था कि रिजल्टेंट फोर्स का दो कंपोनेंट था, एक परपेंडिकुलर था एरिया के जो कि आपको नॉर्मल फोर्स था, और दूसरा शेयर फोर्स हो गया, यानी इट लाइज इन द प्लेन ऑफ द एरिया। मतलब अब ये प्लेन जो एक तो नॉर्मल था और ये जो है हमारा प्लेन ऑफ द एरिया, इसी को प्लेन बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है कि ये कब डेवलप हो सकता था, तो अब आप यहां पे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है, और अब यहां पे भी हम सेगमेंट बना लेते हैं, दो सेगमेंट कर लेते हैं, एक ही बॉडी का इंटरनल एनालिसिस देख रहे हैं। अब इस बॉडी के मान लीजिए कि सरफेस पे एक फोर्स एक यहां पे लग रहा है और एक यहां पे फोर्स लग रहा है।
अब इस फोर्स के कारण इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो सकता था, जस्ट लाइक अगर आप बुक को देखते हैं तो बुक में क्या होता है कि अगर आप सरफेस पे ऐसे ऐसे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये शेप का डिफॉर्मेशन जो दिख रहा है ये शेयर फोर्स हो गया। तो यहाँ पे अब आप बोल सकते थे कि सर अंदर में जो मटेरियल का है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि सर अगर ये सेगमेंट में जो स्लाइड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने को इट इज डेवलप्ड व्हेन द एक्सटर्नल लोड्स टेंड टू कॉज द टू सेगमेंट ऑफ द बॉडी टू स्लाइड ओवर वन अनदर। सो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर अब जो है वो रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगा उस डिफॉर्मेशन से बचने के लिए, स्लाइड ना हो सके। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिला कि कभी भी कोई भी बॉडी अगर आप पढ़ते हैं उस पर लोड लगाते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल फोर्स लगाता है, रोकने का कोशिश करता है, उन सब पार्टिकल का एक कंबाइंड फोर्स लेते हैं जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब वो रिजल्टेंट फोर्स दो तरीके का हो सकता था, एक परपेंडिकुलर टू द एरिया, और परपेंडिकुलर टू द एरिया जो लेते हैं वो सेगमेंट पे अगर मान लीजिए कि अगर उस बॉडी पे एक्सटर्नल लोड पुल या पुश खींचा या उसको पुश करने के कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उस सिचुएशन में वो जो है वो आपका नॉर्मल टू द एरिया लग रहा होता है, नॉर्मल टू यानी सेगमेंट पे, यानी दो सेगमेंट का जो है, यानी आप यहाँ पे पढ़ें कि इट इज डेवलप्ड व्हेन द एक्सटर्नल लोड्स टेंड्स टू पुश और पुल द सेगमेंट ऑफ द बॉडी। कब लगेगा नॉर्मल फोर्स? जब पुश या पुल करेंगे तो नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर स्लाइड करने की कोशिश करें तो उस सिचुएशन में जो फोर्स क्रिएट होगा वो कहलाएगा शेयर फोर्स, और इसलिए ये जो है इट लाइज इन द प्लेन ऑफ द एरिया। तो अब आप इस मीनिंग को समझ सके हैं कि क्या होता है आपका नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस पे। तो स्ट्रेस जो है ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी जैसे एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, अगर बेटा हम पूछे कि ये आपका कोई बॉडी है, मान लीजिए कि दिस वन इज योर बॉडी, ये आपका कोई बॉडी है। अब आप मान लीजिए कि एक तरफ यहां पे फोर्स लगा दिए, अब इस सिचुएशन में क्या डिफॉर्मेशन होगा? क्या स्ट्रेस क्रिएट होगा? नो, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो रिस्पॉन्स है बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स के रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा। यहां पे तो कहीं कुछ रेजिस्टेंस का कोई सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सिचुएशन को अगर हम पढ़ें कि कुछ ऐसा सिचुएशन में, तो यहां पे स्ट्रेस होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है और आप फोर्स लगा रहे हैं, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो बॉडी के अंदर अब इस सिचुएशन में जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा कि नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं तो ये पुल कर रहे हैं, तो इस सेगमेंट पे इस बॉडी के अंदर एक कहीं भी कोई सेगमेंट हम ले रहे हैं उस सेगमेंट पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो यही आप बोलते हैं कि द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जिस क्रॉस सेक्शन पे वो लग रहा है ऑफर्ड बाय अ बॉडी, ये बॉडी के द्वारा ऑफर किया जाता है अगेंस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है यानी उस बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है, तो उस बॉडी के डिफॉर्मिंग के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है तो उसको बोलते हैं। यानी कभी भी स्ट्रेस वर्ड जब भी होता है, यानी आप अगर नॉर्मल सिचुएशन में है, जैसे आपको दोनों हाथ को कोई पकड़ के रखा है तो उस सिचुएशन में आपका स्ट्रेस कहीं क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर पुल किया जाए तब उस समय आपका डिफॉर्मेशन दिख रहा है, तो उस समय बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, उस समय बॉडी उस पुल के अगेंस्ट किसी क्रॉस सेक्शन पे आप एक नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, रेजिस्ट करने का कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली आप बोलते हैं कि सर स्ट्रेस जो है
रीस्टोरिंग या रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी यहाँ पे ये टर्म को समझने के लिए मान लीजिए कि हम थोड़ा 3D फिगर बनाते हैं। ये इसमें शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है, तो इसलिए आप मतलब शियर फोर्स भी हो सकता है और नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, जो कि अर्लियर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मान लीजिए ये कोई इंटरनल से पार्ट है। अब यहां पे मान लीजिए कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में मान लीजिए कि हम इधर का सेगमेंट यानी इस पार्ट को यहां पे कॉपी करते हैं, इतना दूर को ही। अब यहां पे बॉडी जो है इस फोर्स के अगेंस्ट में रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप बोलते हैं कि F जो है वो एफ आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन हो रहा है उस समय क्या बात कर रहा है, उस समय रेजिस्टिंग फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है। अब यहां पे स्ट्रेस का अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट फ्लूइड में हम लोग पास्कल में भी देखे थे, लेकिन पहले बताया कि फ्लूइड में जो प्रेशर वर्ड यूज करते हैं तो मोस्टली वो फ्लूइड के लिए यूज होता है, तो आप वहां पे पास्कल यूज करते हैं, लेकिन इसके यूनिट में आप ध्यान दें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूज कीजिए, टेक्निकली यही सही माना जाएगा। और अगर हम पूछे कि बेटा इसका डायमेंशन क्या हो सकता था, डायमेंशन, तो डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। यानी हम लोग सिंपल मतलब बनाना सीखें तो एरिया को एल स्क्वायर लिख सकते थे डायमेंशन में, मास को केजी, यहाँ पे हम लोग जो है एम, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो लेंथ, और टाइम सेकेंड बाई एल स्क्वायर, सो ये बन जाएगा अपना एम एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है, नॉट वेक्टर। टेंसर मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, डायरेक्शन भी ज़्यादा हो, तो ये हम लोग अभी हमारा कंसर्न नहीं है उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग, बस आप केवल ध्यान रखें टेंसर है, हायर लेवल पे इसको ज़्यादा पढ़ा जाता है। जैसे वेक्टर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर में आप बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। स्केलर का मतलब होता है कि केवल आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हम लोग काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, मेरा जैसे ही फ्लूइड खत्म हो जाता है तो साइमल्टेनियसली दो टॉपिक को रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स देख रहे हैं तो साथ में काइनेमेटिक्स भी देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग वेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे और थोड़ा मैथमेटिकल टर्म से स्टार्ट करेंगे, तो ताकि और वहाँ पे हम लोग डिटेल में इस टर्म को वेक्टर स्केलर पे बात करेंगे। तो ये स्ट्रेस का मतलब है। अब स्ट्रेस को यहाँ पे हम लोग अपने कोर्स करिकुलम में दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देखें कि जब भी कभी आप पुल या पुश करते हैं तो बॉडी के अंदर जो है जस्ट टू सेगमेंट जो है यहाँ पे, कि जब आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं और पुश या पुल करते हैं तो बॉडी के अंदर जस्ट नॉर्मल में एक फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स लगने लगता है। तो आप अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो लोग इसको सिग्मा से दिखाते हैं और इसको टाउ से दिखाते हैं, इसको टाउ बोलते हैं हम लोग।
और तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये आप नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया में बात करते हैं। यानी ये नॉर्मल फोर्स क्या है, रेजिस्टिंग नॉर्मल फोर्स है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर जैसे इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये जस्ट नॉर्मल है। तो ये आपका ये जो स्केच बनाए हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस का था। लेकिन अगर यही टेंजेंशियल यानी टू सेगमेंट को स्लाइड करने के लिए रोकने की कोशिश करेगा तो आप उसी को बोलते हैं एफ टी बाई ए, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आई होप कि स्ट्रेस का मतलब आप डिटेल में समझ चुके हैं। स्ट्रेस मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को के साथ एसोसिएट होता है, और स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में स्ट्रेन पे भी बात करेंगे और बाकी टर्म को भी समझेंगे।